आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग क्लास 10th की एसएसटी पढ़ने वाले हैं, जिसका चैप्टर नंबर 9 होने वाला है। 9 ही है ना। जय हिंद सभी को। 7th क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। मैं अमरजीत सर। देखिए आज की वीडियो के अंदर हम लोग एसएसटी का क्लास 10th की एसएसटी जिसका चैप्टर नंबर 9 पढ़ने वाले हैं। और इससे पहले वाली वीडियो जिसने नहीं देखी है वो जाकर जरूर देखें, और चैनल को सब्सक्राइब इसलिए कर लेना, बेल आइकन का बटन दबा के ऑल का बटन इसलिए प्रेस कर लेना क्योंकि जितनी भी वीडियोस आने वाली हैं वो आप लोगों को मिलती रहे। अगर हमारा पढ़ाया हुआ अच्छा लगता है तो जरूर सपोर्ट करना और ज्यादा से ज्यादा प्यार देना अपना। ठीक है, आप सभी लोगों का साइमन क्लास के इस प्यारे से परिवार के अंदर, जहां हम और आप मिलकर क्लास 10th की एसएसटी की इस प्यारी सी सीरीज को हमने शुरू कर रखा है। देखिए आज का जो चैप्टर है, सबसे पहली बात तो देखिए आप लोगों से एक छोटी सी मेरे को बात करनी है कि हमारा जो एसएसटी की जो हमारा प्रॉपर सिलेबस है, मॉड्यूल आ रहे हैं हमारे, तो तीनों मॉड्यूल में जो पहला वाला मॉड्यूल है उसके अंदर हिस्ट्री के चैप्टर है, टोटल 6 चैप्टर है हिस्ट्री के। और जो दूसरा वाला मॉड्यूल है वो भूगोल के बारे में, ठीक है ना, जियोग्राफी के बारे में, जिसमें टोटल हमारे पास 4 चैप्टर आ रहे हैं। और जो तीसरा मॉड्यूल है वो तीसरा मॉड्यूल हमारा लोकतंत्र की प्रणाली यानी राजनीतिक व्यवस्था से जुड़े हुए चैप्टर है, तो इसके बारे में पढ़ना है। तो हमने बाकी मतलब टोटल हमारे पास 4 मॉड्यूल है। सारे मॉड्यूल की डिस्कशन अभी नहीं करते हैं। जैसे अगला वाला है समसामयिक भारत मुद्दे एवं चुनौतियां, ठीक है ना, तो ये थोड़ा सिविक्स की तरफ चला गया। मैं आपसे बस इतना कहना चाहता हूँ कि हमने अभी हिस्ट्री के 2 चैप्टर कंप्लीट कर लिए। पुरानी वीडियो आप लोग जाके देख सकते हैं, आधुनिक विश्व प्रथम, आधुनिक विश्व सेकंड। तो बहुत टाइम से हिस्ट्री चल रही थी, हमें सारे मॉड्यूल को एक साथ लेके चलना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है ताकि सभी चीजों के बारे में ना बराबर नॉलेज हो। अब मैं डायरेक्ट प्रॉपर हिस्ट्री लेके चलूंगा तो आपका पीछे का सिलेबस छूटने के चांसेस ज्यादा रह जाएंगे। तो इसी वजह से मैंने क्या किया, इस बार आप लोगों का जो मॉड्यूल 2 में पहला वाला चैप्टर है भारत का भौतिक भूगोल, उस वाले चैप्टर की ये वीडियो हम आज शूट करने जा रहे हैं, जिसमें भारत के भौतिक भूगोल के जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट पेपर ओरिएंटेड जितने भी क्वेश्चन है वो सारे के सारे क्वेश्चन आज हम यहाँ पर इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं। जो कि पेपर से जुड़ी हुई जितनी भी जानकारी है वो सारी की सारी आज की वीडियो में हम क्लियर करने वाले हैं। देखिए सबसे पहली बात मैं आपसे एक बात कह दूं कि आज का जो चैप्टर हम करने वाले हैं ना, ये चैप्टर हम इस वजह से आप इस पार्ट को मत देखना कि हमें पेपर के लिए करना है। एक्चुअली मैं सही बताऊं, एक इंडियन होते हुए, अगर आप एक इंडियन हो तो आपको अपने भारत के बारे में ये बेसिक इंफॉर्मेशन पता होना एक्चुअली सच में बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर आपको ये बारीक इंफॉर्मेशन नहीं पता है तो आप अपने आप को एजुकेटेड कैसे कहोगे? आपको अपने देश की सीमाओं के बारे में नहीं पता है, उनकी नदियों के बारे में नहीं पता है, आपको अपने भारत के भौतिक भूगोल के बारे में नहीं पता है, तो फिर ऐसी एजुकेशन का क्या फायदा? एजुकेशन इज यूजलेस विदाउट विजडम। आप कुछ नहीं कर सकते अगर आपको अपने देश, अपने भारत की भौगोलिक स्थिति के बारे में नहीं पता, आपके भारत का जो भौतिक इतिहास क्या रहा है, कैसे आपका भारत का निर्माण हुआ, ये सारी चीजें अगर आपको नहीं पता है तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इस वीडियो को पेपर वाले बच्चे तो देखें ही देखें, ऑल्दो अगर कोई नया भी इस वीडियो पे आया है तो प्लीज सिर्फ पेपर ओरिएंटेड नहीं, इस वीडियो को इसलिए भी देखना बहुत जरूरी है ताकि आपको अपने इंडिया के बारे में नॉलेज हो पाए। तो शुरू करते हैं इस चैप्टर को, ज्यादा बातें नहीं करेंगे। भारत का जो भौतिक भूगोल है इसमें हमने टोटल लगभग 11 से 12 क्वेश्चन हम इसके अंदर करेंगे, जिसमें हम सारी चीजें जानेंगे। सबसे पहले मैं आपसे क्वेश्चन आंसर स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी बात करना चाहता हूँ। सबसे पहली चीज, आपको डायरेक्शंस के बारे में पता होना चाहिए। सबसे पहले हम डायरेक्शन 1 सेकंड में याद कर लेते हैं, 5 सेकंड के अंदर। देखिए सबसे पहले ये मेरा जो खोपड़ा है, ये खोपड़ा वाला जो एरिया है ना ऊपर, ये होता है उत्तर, ठीक है। नीचे जो होता है, जो पैर है जिस तरफ, वो होता है दक्षिण, ठीक है। मैं आपको 1 मिनट मार्कर की हेल्प से समझाता हूँ। ऊपर वाला जो एरिया होता है वो हमारा हो जाता है उत्तर, ठीक है। ऊपर वाला एरिया हमारा उत्तर हो जाता है। नीचे वाला जो एरिया होगा वो हमारा हो जाएगा दक्षिण। इस तरफ जो हमारा एरिया होगा वो हमारा कहलाएगा पूरब, और इधर जो हमारा एरिया होगा वो हमारा कहलाएगा पश्चिम। अब मान लीजिए कि इधर डिफाइन करना है तो पूरब कह लेंगे हम लोग, ऊपर की तरफ डिफाइन करना है तो उत्तर कह लेंगे, नीचे सेम टू सेम दक्षिण, और इधर हमें डिफाइन करना है पश्चिम। बट मान लीजिए मुझे किसी चीज को इस मतलब एंगल में डिफाइन करना है कि इधर वो चीज है, तो मैं इस डायरेक्शन को क्या बोलने वाला हूं, तो इस डायरेक्शन को हम उत्तर पूर्व बोलेंगे। अब ये मत पूछना कि उत्तर पूर्व क्यों बोलेंगे, पूरब उत्तर क्यों नहीं बोलेंगे, ये साइंस का कॉन्सेप्ट है मैग्नेटिक इफेक्ट का, अभी मैं यहाँ नहीं समझाऊंगा आपको। आप बस ये याद कर लो कि इधर हम बोलेंगे उत्तर पूर्व, उत्तर पूर्व, ठीक है ना। अगर जानना हो तो कमेंट कर लेना, मैं कमेंट में भले आंसर दे दूंगा, बट अभी इस चीज को मत प्लीज पूछो कि इसको उत्तर पूर्वी क्यों बोलेंगे, पूरब उत्तर क्यों नहीं बोलेंगे। नीचे की बात करें तो नीचे हमें डिफाइन करना होगा तो हम कह सकते हैं दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व। ये वाला जो हमारा एरिया हो जाएगा वो हो जाएगा दक्षिण पूर्व।
सेम एज अगर मैं इधर की बात करूं तो इधर हो जाएगा दक्षिण पश्चिम, दक्षिण पश्चिम, और इसी तरीके से ये वाला जो हमारा डायरेक्शन हो जाएगा ये हो जाएगा उत्तर पश्चिम, उत्तर पश्चिम। तो ये तो हमने कर ली अपने डायरेक्शंस की बात, ठीक है। अब ये डायरेक्शंस काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे इस पूरे चैप्टर को समझने के लिए, ताकि हम अपनी भारत की भौगोलिक स्थिति को समझ सके। जैसे कि मैं अभी आपको बोलूं कि जो हमारा हिमालय है वो उत्तर की तरफ है, तो आपके माइंड में क्लिक करना चाहिए कि जो हमारा हिमालय होगा वो हमारे उत्तर की तरफ होगा, उत्तर यानी ऊपर की तरफ। तो ये तो अभी हमने डायरेक्शंस के बारे में सारा पढ़ लिया, ठीक है ना। ये हमारा उत्तर है, ये हमारा पूर्व है, सॉरी ये हमारा उत्तर है, ये हमारा दक्षिण है, ये हमारा पूर्व है, ये हमारा पश्चिम है। तो इस तरीके से हमने ये डायरेक्शन पढ़ लिया, और अगर डायरेक्शन इन दोनों के बीच में होगा तो वो भी क्या होगा, वो चीजें भी हमने देख ली। अब आते हैं जरा हम पहले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ेंगे। अच्छा, एक और चीज बतानी थी क्वेश्चन से पहले, हमारा जो अर्थ है ना, ये पूरा जो गोला है, आपको पीके में देखा है ना, ये गोला है। तो ये जो गोला है ना, इस पे इमेजिनरी जो ज्योग्राफिस्ट होते हैं, जो ज्योग्राफी के ऊपर काम करते हैं ना, जो भौगोलिक स्थिति के ऊपर काम करते हैं, तो उन लोगों ने क्या किया, उन लोगों ने हमारे अर्थ के ऊपर ना लाइंस बना रखी है, ठीक है ना, मेजर करने के लिए कि कौन सा जो देश है वो ऊपर की तरफ है, नीचे की तरफ है, उनकी जो मतलब भौगोलिक स्थिति को मेजर करने के लिए ना कुछ लाइंस बना रखी है। तो जो लाइंस है ना, वो उन लाइन, दो तरीके की लाइन बना रखी है। एक तो ऐसे सीधी सीधी लाइन बना दी है हमारे गोले के ऊपर, ठीक है, और एक ऐसे टेढ़ी टेढ़ी, ठीक है ना, मतलब एक वर्टिकल एक हॉरिजॉन्टल, वर्टिकल हॉरिजॉन्टल, ठीक है ना। तो अब ये अक्षांश और देशांतर जो रेखा है, ये रेखा इसलिए बता रहा हूं क्योंकि आप पहले क्वेश्चन पे आते हैं। अब हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। लिखा है, भारत की स्थिति एवं विस्तार की व्याख्या कीजिए। जो भारत की स्थिति है और उसके भारत की स्थिति और उसके विस्तार, मतलब कितनी दूरी में वो फैला हुआ है, इसके बारे में हमें बताना है। लिखा है, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 उत्तर और 37 डिग्री 6 उत्तर अक्षांश और 68 डिग्री पूर्व और 97 डिग्री 25 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। मुझे पता है सर के ऊपर से चला गया है, अपने घर जाना है मुझे घर जाना है। और मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ, आपको सारी चीजें समझ में आएंगी। आप ये सामने, आप यहाँ पर एक मैप देख रहे होंगे, दिखाई दे रहा है आपको ये मैप। अब एक चीज देखिए आप यहाँ पर, इस मैप के अंदर जो आपको भारत कहीं से टूटा हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, वो पूरा का पूरा जो है वो मुख्य भूमि कहलाती है, ठीक है ना। अब लेकिन यहाँ जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार आपको द्वीप दिख रहे हैं, ये हमारी मुख्य भूमि से अलग हो रखे हैं। तो ये भारत का तो हिस्सा है, लेकिन मुख्य भूमि का हिस्सा नहीं है। मुख्य भूमि यानी कि जो एक जगह एक मतलब ब्रेक ना हो रखी हो, ठीक है ना। तो जो मुख्य भूमि है वो तो बीच में आपको दिखाई दे रही है, लेकिन साइड में जो लक्षद्वीप और अंडमान निकोबार दिखाई दे रहे हैं, ये हमारी मुख्य भूमि नहीं है। तो अब हम बात करते हैं। लिखा है, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 उत्तर, उत्तर मतलब ऊपर, तो ऊपर का जो उसका पॉइंट है सबसे टॉप का, अगर उस पॉइंट का अगर हम डिग्री में नापे तो वो 8 डिग्री 4 उत्तर पे है, और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश, ठीक है ना। और अक्षांश कितना है, 37 डिग्री 6, और 68.7 डिग्री वो पूर्व में है। पूर्व किस तरफ, उस तरफ। कितना है, 68 डिग्री 7 पूर्व और 97.25 डिग्री पूर्व। एक चीज मैं गलत करना चाहूंगा यहाँ पर, मतलब सही करना चाहूंगा, गलत लिखा हुआ है। लिखा है, भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 उत्तर, गलत लिखा हुआ है। भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 दक्षिण। भारत की जो मुख्य भूमि है ना, उस भारत की मुख्य भूमि का जो दक्षिण वाला एरिया है, सबसे नीचे केरला वाला एरिया, केरला के जो सबसे नीचे जो है कन्याकुमारी, वो कन्याकुमारी टच होता है 8 डिग्री 4 पे। तो वो गलती से मिसप्रिंट हो गया शायद बुक के अंदर, कि भारत की मुख्य भूमि 8 डिग्री 4 दक्षिण में और 37 डिग्री 6 उत्तरी अक्षांश और 37 डिग्री 6 टॉप पे टच होती है। तो नीचे कितने डिग्री पे टच हो रही है, 8 डिग्री 4 दक्षिण, और ऊपर उत्तर की बात करें तो 37 डिग्री 6 उत्तरी। अच्छा, अब पूर्व पश्चिम की भी बात कर लेते हैं कि पूर्व में कितनी डिग्री पे टच हो रही है और पश्चिम में कितनी डिग्री पे। तो पूर्व की बात करें तो 68.7 डिग्री पूर्व में टच हो रही है, और इधर बात करें तो 97.25 पूर्व देशांतर के बीच स्थित है। समझ में आया। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि ऊपर और नीचे अक्षांश कितने डिग्री एंगल पे टच होता है, तो दक्षिण का पूछेगा तो 8 डिग्री 4 आपको बताना है। अगर आपसे उत्तर का पूछेगा तो आपको 37 डिग्री 6 बताना है। आपसे पूर्व का पूछेगा तो 68 डिग्री 7 बताना है, और अगर आपसे पश्चिम का पूछेगा तो आपको बताना है 97 डिग्री 25 बताना है, 25, ठीक है। ओके,
इस प्रकार उत्तर दक्षिण विस्तार 3214 किलोमीटर का है। इस प्रकार से अगर आप लंबाई नापो, अगर आप ऐसे लंबाई नापने जा रहे हो ऐसे करके सीधा, अगर आप अपने भारत में मुख्य भूमि है, आप जम्मू कश्मीर के सबसे टॉप से, इंदिरा कोल है सबसे टॉप पे, जो सबसे टॉप का पॉइंट है ना जम्मू कश्मीर का, उसे इंदिरा कोल कहते हैं, एक जगह का नाम है इंदिरा कोल। तो इंदिरा कोल से लेके आप नीचे आइए नीचे आइए नीचे आइए नीचे आइए, पूरा एकदम नीचे कन्याकुमारी तक अगर आप नापते हैं, आपने वो गाना सुना है कश्मीर में तू कन्याकुमारी, वो गलत है, वो कश्मीर पूरा ले लिया उसने। जब कन्याकुमारी एक नीचे लास्ट का पॉइंट ले रहा है तो ऊपर भी एक पॉइंट, तो वो इंदिरा कॉल है, सबसे टॉप का जो पॉइंट है वो इंदिरा कॉल है। तो इंदिरा कॉल से लेके नीचे पूरा कन्याकुमारी तक अगर प्रॉपर हम मेजर करें तो वो कितने किलोमीटर का है? 3214 किलोमीटर का। तो लिखा है इस प्रकार उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर दक्षिण विस्तार, उत्तर दक्षिण विस्तार, ये उत्तर से लेके दक्षिण का जो विस्तार है, ये जो लंबाई है कितने किलोमीटर की है? 3214 किलोमीटर की है। और पूर्व पश्चिम विस्तार, पूरब से, इस पूरब से लेके पश्चिम तक नापेंगे, पूरब से पश्चिम, या ये कह लो पश्चिम से पूरब, ये जो हम पूर्व पश्चिम विस्तार नापेंगे किलोमीटर का है। ठीक है, अगेन बता रहा हूं, ऊपर से नापिएगा आप एक तरीके से। अगर आप भारत को ऊपर से अगर नापना शुरू करेंगे, कहां से? उत्तर से दक्षिण से, तो 3214 किलोमीटर नाप मतलब होगा इसका लंबाई। और अगर हम अपने देश को हॉरिजॉन्टली नापते हैं तो हॉरिजॉन्टली ये कितने का होगा? भारत संसार की कुल भूमि क्षेत्र 2.42% है। भारत पूरे विश्व का 2.42% घेर के रखता है। मतलब अगर टोटल हमारा इंडिया 100% है ना, इंडिया कह रहा हूं, पूरा विश्व हमारा 100% है, तो उसका 2.42% अकेला कौन कब्जा करके बैठा हुआ है? हमारा भारत। ठीक है ना। भारत का जो क्षेत्रफल है, भारत का क्षेत्रफल लगभग 33 लाख वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है, लगभग। ठीक है ना, एक्यूरेट नहीं है, बट आप ये 33 लाख वर्ग किलोमीटर भी लिखोगे तो पूरे आंसर नंबर मिलने वाले हैं आपको। अच्छा, और भी है, लिखा है भारत की स्थिति। भारत एशिया महाद्वीप का एक हिस्सा है। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा? पूछेगा कि भारत किस महाद्वीप के अंदर आता है। हर देश किसी ना किसी महाद्वीप के अंदर आते हैं। पूरे विश्व के अंदर टोटल 7 महाद्वीप हैं और हर एक देश किसी ना किसी महाद्वीप के अंदर जरूर आता है, कोई देश अकेला नहीं है। तो उसी तरीके से जो भारत देश है वो एशिया महाद्वीप के अंदर आता है। ठीक है ना। अगला है, भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। हाँ भाई, भारत 3 तरफ से पानी से घिरा हुआ है। और जो भी देश या जो भी लैंड है जो 3 तरफ पानी से घिरा हुआ होता है, उस लैंड को हम इंग्लिश में पेनिनसुला और हिंदी में प्रायद्वीप कहते हैं। तो भारत एक क्या है? प्रायद्वीप है। समझ में आ रहा है क्यों? क्योंकि भारत 3 तरफ से पानी से घिरा है। भाई अगर आप भारत के पूर्व की तरफ देखो तो उधर नीचे आपको क्या मिल जाएगा? बंगाल की खाड़ी। आप भारत की पश्चिम की तरफ देखो तो उधर नीचे आपको क्या मिल जाएगा? अरब सागर। आप भारत की दक्षिण की तरफ देखो तो नीचे क्या मिल जाएगा आपको? हिंद महासागर। तो 3 तरफ पानी से घिरा है कि नहीं घिरा है? तो यानी कि कोई भी लैंड 3 तरफ पानी से घिरा रहेगा तो उसे प्रायद्वीप कहते हैं। तो क्वेश्चन अगर यूं बन के आता है, अगर मान लो कि बताओ भारत को प्रायद्वीप क्यों कहते हैं, तो बोल देना भाई 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है, पूरब में बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में हिंद महासागर, पश्चिम में अरब सागर। प्रायद्वीप नहीं कहलाएंगे तो फिर चाचा का नाम रखेंगे फिर? समझे नहीं समझे? प्रायद्वीप का मतलब ही होता है 3 तरफ पानी से घिरना। तो लिखा है भारत एशिया महाद्वीप का हिस्सा है। भारत 3 तरफ पानी से घिरा हुआ है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर पाकिस्तान और अफगानिस्तान है। इसके उत्तर पश्चिम की ओर कहां है भाई? उत्तर पश्चिम कहां है? ये रहा उत्तर पश्चिम, ये वाला जो एरिया उत्तर पश्चिम। इधर क्या है? पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ पाकिस्तान है और यहाँ उसका छोटा बेटा अफगानिस्तान है। ठीक है बेटा, और ये हम लोग। ठीक है, तो ये पाकिस्तान, ये अफगानिस्तान, ये किस एरिया में आता है? उत्तर पश्चिम एरिया में आता है। गॉट इट? धीरे धीरे आपको बेटा सब समझ में आएगा, टेंशन बिल्कुल लेने वाली बात नहीं है। बहुत प्यारा चैप्टर है ये वाला। तो भूगोल से प्यार करा देंगे आपको, पप्पी दोगे आप इसे। अगला क्वेश्चन नहीं, मतलब इसी क्वेश्चन के आगे बढ़ते हैं। चीन, भूटान, तिब्बत और नेपाल इसके उत्तर में स्थित है। जो चीन, भूटान, बेटा चीन, भूटान याद करेंगे मेरे साथ, चीन, भूटान, तिब्बत। बेटा देखो, तिब्बत बोल के गलत कर रहा है, तिब्बत तो चाइना में ही मिल गया है। हम लोग क्या याद कर रहे हैं? चीन, भूटान और नेपाल इसके उत्तर में स्थित है। चीन, भूटान और नेपाल उत्तर में, ऊपर चीन है, साइड में नेपाल है, वहीं पर आपके साइड में भूटान है। तो वो किस एरिया में आता है? उत्तर वाले एरिया में माना जाता है। तो चीन, भूटान, तिब्बत और नेपाल ये सारी चीजें जो हैं वो किस एरिया में आती हैं? उत्तर में आती हैं। उत्तर पश्चिम में कौन सी आती हैं? तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान आती हैं। फिर कह रहा है कि देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है। अभी हमने बोला सबसे दक्षिण में कौन सा है? इंदिरा पॉइंट है। अब आप बोलोगे एक सेकंड सर, अभी आपने जस्ट थोड़ी देर पहले क्या बोला था?
कि कन्याकुमारी नहीं, झूठ बोल रहा है। अब आप बात को चेंज करके कह रहे हो इंदिरा पॉइंट है। देखो मैंने आपसे बोला कि भारत की मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी पॉइंट कन्याकुमारी है। मैंने भारत का दक्षिण पॉइंट नहीं बोला है। अब वीडियो वापस पीछे जा करके देखो, भारत का बोलेगा ना दो तरीके से। अगर भारत की मुख्य भूमि का पूछ रहा है तो भारत की मुख्य भूमि का तो सबसे दक्षिण पॉइंट कन्याकुमारी ही है, लेकिन भारत का सबसे दक्षिणी पॉइंट पूछेगा तो भैया भारत में हमारा अंडमान निकोबार नहीं आता है, अंडमान निकोबार भी आता है। तो अंडमान निकोबार जो है वो कन्याकुमारी से भी थोड़ा सा नीचे लोकेट करता है। कन्याकुमारी की जो स्थिति है ना उससे भी हल्का सा, अगर आप मैप के अंदर ध्यान से देखो तो जो हमारा अंडमान निकोबार है वो हल्का सा नीचे आ रहा है, तो यानी कि वो भारत का हिस्सा ही है। तो सबसे दक्षिणी पॉइंट की बात करने अगर हम बैठेंगे भारत की, तो हम अंडमान निकोबार को कैसे छोड़ सकते हैं? तब उस समय पर कन्याकुमारी को साइड कर दिया जाएगा, फिर हम अंडमान निकोबार की बात सुनेंगे। तो सबसे दक्षिणी पॉइंट जब भारत की बात बोल देगा, ओनली भारत लिखा रहेगा, मुख्य भूमि नहीं लिखा रहेगा, उस कंडीशन में आपको क्या टिक मार के आना है? उस कंडीशन में आपको टिक मार के आना है इंदिरा पॉइंट। इंदिरा पॉइंट कहां पर है? अंडमान निकोबार का सबसे निचला द्वीप है ग्रेट निकोबार। अंडमान निकोबार द्वीप का सबसे दक्षिणी जो द्वीप है, दक्षिणी यानी सबसे नीचे का जो द्वीप है, उसका नाम है ग्रेट निकोबार। और उसी ग्रेट निकोबार के सबसे दक्षिणी पॉइंट जो जगह है वहां पर, उसी पॉइंट को इंदिरा पॉइंट कहते हैं। समझ में आ रहा है? मान लीजिए ये मेरा यहां पर कहीं पड़ता है, हमारे भारत का जो मुख्य भूमि इधर है और इधर कहीं अंडमान निकोबार ऐसे करके बहुत सारे द्वीपों में फैला हुआ है ऐसे करके। तो मान लीजिए सबसे लास्ट वाला जो द्वीप है ये अंडमान निकोबार का, इससे कह देंगे हम लोग ग्रेट निकोबार। इसे हम कह देंगे ग्रेट निकोबार। और ये ग्रेट निकोबार का ही सबसे दक्षिणी पॉइंट जो कहलाएगा वही हमारा क्या कहलाएगा? इंदिरा पॉइंट। इसमें कौन सा बहुत बड़ा रॉकेट साइंस लगा हुआ है? इंदिरा पॉइंट। कितना इजी है। तो कहने का तात्पर्य केवल इतना है कि भारत की बोलेगा, केवल भारत शब्द का प्रयोग करेगा तब आपको इंदिरा पॉइंट टिक मार के आना है या फिर लिखना भी है। लेकिन भारत की मुख्य भूमि बोलेगा तो मुख्य भूमि में तो दक्षिण में करना, केरला आते आते खत्म हो गया। तो केरला में क्या है? लास्ट हमारा तमिलनाडु, कन्याकुमारी है। तो हम क्या करेंगे? सबसे दक्षिण में क्या है? कन्याकुमारी है। तो भारत की मुख्य भूमि बोलेगा तो कन्याकुमारी। आगे हाँ, तो लिखा है देश का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह पर है। कहां पर? देखिए ध्यान से देखो, लिखा भी है कि भारत का सबसे दक्षिणी, पूरे भारत का, मुख्य भूमि यूज नहीं किया यहां पर, भारत का दक्षिणी बिंदु इंदिरा पॉइंट निकोबार द्वीप समूह जो 6 डिग्री 4 दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। देखो इसका भी अब याद करना पड़ेगा। हमने भारत की मुख्य भूमि का तो याद कर लिया कि भारत का मुख्य भूमि नीचे तो 8 डिग्री 4 पे है ना, टॉप पे 37 डिग्री 6 पे है, पूरब में 68, पूरब में 68 ही था ना, हाँ 68 डिग्री 7 है, और पश्चिम में बोला जाए तो 97 डिग्री 25 है। तो ये तो हमने तो मुख्य भूमि का पढ़ लिया। अब हमने जब मुख्य भूमि छोड़ के ऑल ओवर भारत की बात करेंगे तो दक्षिणी बिंदु कहाँ निकल के आ गया? ये तो निकोबार पे आ गया। तो निकोबार भी तो किसी ना किसी डिग्री एंगल पे बन रहा होगा, यहां से भी तो अक्षांश रेखा गुजर रही होगी, नहीं गुजर रही होगी? गुजर रही होगी। तो इसका भी जब नापा गया तो इसका आया लगभग 6 डिग्री 4 आया है। हाँ 6 डिग्री 4, ठीक है, 6 डिग्री 4 दक्षिणी अक्षांश पर स्थित है। तो पूछेगा कि कन्याकुमारी कितने डिग्री अक्षांश पे? तो 8 डिग्री। पूछेगा इंदिरा पॉइंट कितने डिग्री अक्षांश पे? तो 6 डिग्री 4 पे, ठीक है। जबकि भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु, देखो इस आंसर में ही लिखा है, मैं क्या आपको बता रहा हूं, देखो ध्यान से सुनो, लिखा है कि भारतीय मुख्य भूमि का दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी 8 डिग्री उत्तरी अक्षांश पर स्थित है। मैं बता रहा हूं आप लोगों को बेटा, आप लोगों के पेपर में इससे बाहर कुछ नहीं जाने वाला है। आप मेरे पे बस ट्रस्ट करके रखो। आप साइमन क्लास के पास आए हो, हम आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट प्रोवाइड कराने की अपनी पूरी जान झोंक सकते हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखो ताकि आप लोगों को सारा जो बहुत ही वैल्यूएबल कंटेंट है आपको प्रोवाइड हो सके, ठीक है। ओके, अगले क्वेश्चन की तरफ बनते हैं। ये तो हमने पहला क्वेश्चन अच्छी तरीके से समझ लिया। देखिए हर क्वेश्चन में थोड़ा सा टाइम लेना मेरी मजबूरी है, ताकि आपका क्वेश्चन कहां से बन के आएगा नहीं पता है। सही पकड़े हैं। तो हम सारी चीजों को पढ़ते हुए चलेंगे तो आपको सारी चीजें समझ में आ जाएंगी। इस वजह से थोड़ा सा टाइम ले रहा हूं। बात करें अगला क्वेश्चन, हिमालय की तीनों समांतर पर्वतमालाओं की 2 बिंदुओं में व्याख्या कीजिए। देखिए भारत के अंदर जो हिमालय, एक मिनट रुक जाइए,
बुक को ढंग से पकड़ ले। हाँ, लिखा है हिमालय की तीनों समांतर पर्वतमालाएं हैं। देखिए हमारे भारत में जो हिमालय, आप लोगों ने सुना होगा कभी ना कभी हिमालय के बारे में, तो हिमालय में जो पर्वतमाला है ना वो टोटल एक्चुअली 4 श्रेणियों में बटी हुई है, बट आपके सिलेबस में तीन ही श्रेणी में दिखाया गया है, तो हम 3 ही पढ़ेंगे। ठीक है, बस नॉलेज के लिए बता देता हूँ कि 4 कौन कौन सी होती है। एक तो होता है ट्रांस हिमालय, फिर होता है ग्रेटर हिमालय, फिर होता है मिडल हिमालय, फिर होता है शिवालिक हिमालय। ठीक है ना, तो मतलब वो जो मिडल हिमालय बोला उसको लेसर हिमालय भी कहते हैं। तो आपको ये जो पहला वाला मैंने बोला ना ट्रांस हिमालय, उसके बारे में नहीं पढ़ना है, आपको केवल ग्रेटर हिमालय, लेसर हिमालय और शिवालिक हिमालय। हिंदी में बोल दूं तो आपको ग्रेटर को क्या बोलते हैं, हाँ महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय, तीसरा बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक हिमालय। ठीक है, तो हिमालय हमारा कहाँ पड़ता है, उत्तर की तरफ पड़ता है। जो हमारा हिमालय की स्थिति पूछेगा भारत में कहाँ है हिमालय, तो हमारे उत्तर की तरफ हमारा हिमालय की चारों पर्वतमालाएं हैं। ठीक है, आइए जरा पढ़ लेते हैं। हिमालय को 3 समांतर श्रेणियों में विभाजित किया जाता है। 3 समांतर श्रेणी में, पहली श्रेणी बेटा महान हिमालय हो गया सबसे ऊपर, दूसरी मध्य हिमालय, और तीसरी बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक। तीसरी को क्या बोलते हैं, बाह्य हिमालय या फिर शिवालिक। आइए एक एक करके तीनों को पढ़ लेंगे। महान हिमालय को हिमाद्री भी कहा जाता है। लिखा है महान हिमालय में, चढ़ा दे छाती पे मेरे, बाहर बेटा बाइकर्स इतने हो गए ना। एक तो महान हिमालय या हिमाद्री, महान हिमालय उत्तरी पर्वतमाला और चोटियों में शामिल है। इसकी औसत ऊंचाई 6000 मीटर है बेटा, 6000 मीटर, आपके अनुमान से ऊपर है 6000 मीटर। आपने वो देखिए क्या कहते हैं, आयरन मैन जी की मूर्ति बनाई गई थी, आयरन मैन मतलब हमारे भारत के आयरन मैन, क्या नाम है उनका, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी। तो गुजरात में उनकी मूर्ति बनाई गई, 182 मीटर की है। उनके अंगूठे के आधे इंसान दिख रहे थे उस पिक्चर के अंदर। तो लिटरली आप सोचिए 6000 मीटर कितनी ऊंचाई होती है, जबकि वो मूर्ति केवल 182 मीटर की है। तो 6000 मीटर आप अनुमान लगा सकते हो कि आपके अनुमान से बाहर की बात है। लिखा है 6000 मीटर और चौड़ाई 120 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी, 120 किलोमीटर। आधो का गांव खत्म हो जाएगा 120 किलोमीटर में। अच्छा, 120 किलोमीटर से 190 किलोमीटर के बीच है। देखो महान हिमालय कितना बड़ा है, 6000 मीटर ऊंचा है और 120 से लेके 190 किलोमीटर उसकी चौड़ाई दे रखी है केवल। फिर कह रहा है ये सबसे अधिकतम निरंतर श्रेणी है। अधिकतम निरंतर का मतलब होता है कि ये बीच में ब्रेक नहीं हो रखी है, टूटी नहीं है, कंटिन्यू चलती जा रही है। कुछ श्रेणियां ऐसी होती हैं कि पर्वत आए फिर बीच में थोड़ा गैप दे देती है, टूट जाती है, वहां से जगह हो जाती है, बीच में गैप हो जाता है, फिर पर्वत श्रेणी दोबारा स्टार्ट होती है। तो ये क्या है, सबसे लंबी और निरंतर पर्वत श्रेणी है। ये क्या लिखा है, बर्फाच्छादित है। बर्फाच्छादित मतलब जो बर्फ से ढकी हुई होती है। आप नॉर्मल भाषा भी लिख सकते हैं कि ये श्रेणी बर्फ से ढकी हुई है, चलेगा। और उसके नीचे कई ग्लेशियर हैं, और इसके नीचे कई ग्लेशियर एक बर्फ की परत होती है, ग्लेशियर, जिससे पिघल के ना नदियों का निर्माण होता है। जैसे गंगा नदी है, ये यमुना नदी है, ये सब कैसे पैदा हो रही है, ये सारी ग्लेशियर के पिघलने से होती हैं। जो आपने भागीरथी नाम सुना होगा, आपने अलकनंदा नाम सुना होगा, ये सारी नदियां जो हैं, ये नदियां कहाँ से आ रही हैं, ये ग्लेशियर पिघलते हैं तो ये नदियां बनती हैं। ठीक है, तो जो पर्वत, जो क्या बोलते हैं, हमारी जो पहले हिमालय, हमने महान हिमालय की बात करी, वो उसके ऊपर ग्लेशियर है। यहाँ ऊंची चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, मकालू तुम हो मकालू बेटा, और धौलागिरी, नंगा पर्वत आदि हैं। देखिए इनकी पर्वत चोटियों के नाम रखे जाते हैं। देखिए पर्वत श्रेणी तो है, जो हिमालय है, आप समझिए, मेरे साथ समझिए, एक बार मेरे साथ ध्यान दो। हिमालय है, सबसे ऊपर महान हिमालय है, तो ये महान हिमालय 1 2 3, ऐसे 3 एग्जाम्पल ले लेते हैं, मान लीजिए बस 3 ही है पर्वत हिमालय में। ठीक है, तो ये श्रेणियां हो गई। ठीक है, 1 2 3, इस श्रेणी के अंदर कितने पर्वत निकले, 3 पर्वत। तो तीनों पर्वत की चोटियों के ना नाम रखने होते हैं। ठीक है, एक तरीके से ऐसे याद करने के लिए कि ये इसकी चोटी का नाम ऐसे माउंट एवरेस्ट है, इसकी चोटी का नाम ये है, इसकी चोटी का नाम इस तरीके से, तो हमें चोटियों के नाम रखने होते हैं। तो कह रहा है कि यहां ऊंची चोटियां हैं जैसे माउंट एवरेस्ट। अच्छा, कमेंट करके बताओ माउंट एवरेस्ट भारत में है कि भारत के बाहर है। अच्छा, लिखा है जैसे माउंट एवरेस्ट, कंचनजंगा, इसमें कंचनजंगा लिखा हुआ है, इतना मिस्टेक करते हैं ना ये लोग। कंचनजंगा, फिर लिखा है मकालू, फिर लिखा है धौलागिरी, फिर लिखा है नंगा पर्वत। अच्छा, ये सारे के सारे नाम जो बोल रहा हूं ना, ये चोटियों के नाम है, पहाड़ के नाम मत सोच लेना, चोटियों के नाम। ठीक है ना। अच्छा, अगला लिखा है जो 8000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। अबे यार, इसी ने रिवील कर दिया। चलिए,
बचपन से मेरे को पता है क्या डाउट था, मैं बचपन से याद करके रखा था कि माउंट एवरेस्ट जो है ना वो भारत के अंदर है। अब मैं जब धीरे धीरे बड़ा हुआ, जब मेरी एसएसटी में थोड़ी रुचि बढ़ने लगी, तब मैं एक दिन देखा, तो मैं देखा यार इसमें नेपाल लिखा हुआ है। मैं अपने एसएसटी के टीचर के पास गया, मैं लड़ गया उनसे कि गलत लिखा हुआ है इसके अंदर, इसे ठीक करवा के लाओ, ये गलत क्यों लिखा है इसके अंदर। अब सच्चाई बताऊं तो मैडम को भी नहीं पता था ये वाली बात। अब मैडम गई, मैडम स्टाफ रूम में गई, अब मैडम की भी बेइज्जती हो गई, भाई दूसरे मैडमों ने बताया कि अरे मैडम ये तो नेपाल के अंदर ही है। अब मैडम आके फिर मेरे को झाड़ दी फिर कि तुमको पता नहीं है नेपाल में है। बाद में जाके पता चला कि ये तो भारत में नहीं है, ये नेपाल के अंदर है। तो माउंट एवरेस्ट मेरे को मतलब बचपन से ये लगता था ना कि माउंट एवरेस्ट भारत की सबसे बड़ी चोटी, मतलब ऊंची चोटी है, पर ऐसा नहीं है। ठीक है ना, भारत की सबसे बड़ी जो अगर ऊंची चोटी की बात करें तो वो कंचनजंगा है। मैंने अभी नाम लिया था शायद, कंचनजंगा। ठीक है, अच्छा लिखा है जो 8000 मीटर से अधिक ऊंचे हैं, विश्व की सबसे ऊंची चोटी, पूरे वर्ल्ड की सबसे हाईएस्ट पीक कौन सी है? माउंट एवरेस्ट, जो कि नेपाल के अंदर है। भारत में कंचनजंगा, देखो अब ठीक लिखा है कंचनजंगा, भारत में कंचनजंगा चोटी सबसे ऊंची चोटी है भारत की, भारत में सबसे ऊंची, अभी बताया ना आपको। उच्च पर्वतीय दर्रे जैसे बारालाचा, शिपकीला, नाथुला, बोमीडा इत्यादि भी है। हिमालय से गंगा और यमुना नदी भी निकलती है, और इसी हिमालय से मैंने बोला ना गंगा, वो ग्लेशियर पिघलते हैं तो गंगा और यमुना, भागीरथी, मैं अलग से बता देता हूँ, गंगा, यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, ये सारी कहाँ ग्लेशियर पिघलने से ही निकलती है। ठीक है, ये तो हमने पढ़ लिया महान हिमालय के बारे में, एक बार रिवीजन कर लें। महान हिमालय की लंबाई कितनी है? 6000 मीटर। इसकी चौड़ाई कितनी है? लगभग 120 से 190 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। ये निरंतर पर्वत श्रृंखला है, निरंतर का मतलब कंटिन्यू है, ये बीच में ब्रेक नहीं हो रखी है। और इसकी जो पर्वत चोटी, इसकी पर्वत चोटी काफी ज्यादा ऊंची है, कुछ कुछ की तो 8000 मीटर टच कर चुकी है। ठीक है ना, 6000 मीटर हमने औसतन बोला है, ये नहीं कि हाईएस्ट ही 6000 मीटर है, कुछ कुछ की 8000 मीटर भी है। तो जैसे कि पर्वत चोटियों के नाम लिखने होंगे तो आप लिख सकते हो कंचनजंगा, माउंट एवरेस्ट, धौलागिरी, नंगा पर्वत, ये सारी चीजें क्या है? चोटियों के नाम है। ठीक है, और क्या पढ़ लिया था हमने इसमें? हाँ बस यही पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था कि विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट होगी और भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा होगी। हो गया? ठीक है, अब आते हैं मध्य हिमालय के ऊपर। मध्य हिमालय या फिर हिमाचल, ठीक है, मध्य हिमालय का जो ज्यादातर एरिया है वो हिमाचल प्रदेश में आता है, तो इसे हिमाचल भी कह देते हैं इस मध्य हिमालय को हम लोग। लिखा है इस चोटी की ऊंचाई 1000 और 4500 मीटर के बीच है। इनकी जो पर्वत श्रृंखला है वो लगभग 1000 या फिर 4500 के अंदर ही खत्म हो जाती है। ठीक है, फिर भी बहुत ऊपर है भाई, 1000 मीटर भी मानने वाली बात है। और चौड़ाई 50 किलोमीटर है, और जो इनकी चौड़ाई है वो 50 किलोमीटर है। ठीक है, सुनने में कितना लग रहा होगा यार 50 किलोमीटर, भाई 50 किलोमीटर, तुम समझ रहे हो? 50 किलोमीटर, 1 किलोमीटर चलने में नानी याद आ जाएगी, 50 किलोमीटर समझ में आ रहा है क्या कितना बड़ा होता है। इनमें प्रमुख श्रेणियों पर पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत है। यहाँ पर अनेक प्रसिद्ध हिल स्टेशन हैं, वो तो हमें पता है, हिल स्टेशन हम जाते हैं कभी कभी, मतलब मैं तो नहीं गया, कभी जाऊंगा मन करेगा तो। ठीक है हाँ, तो एक मिनट, क्वेश्चन वाली बात है यहाँ पर, क्वेश्चन जो बनने वाला है, पूछ रहा है, मतलब पूछ नहीं रहा, लिख रहा है इसके अंदर, इनमें प्रमुख श्रेणियां पीर पंजाल, जो श्रेणी की बात करें, श्रेणी यानी जो पर्वत श्रृंखला है उसकी बात करें तो एक पीर पंजाल हो गया, एक धौलाधार हो गया, और एक महाभारत हो गया। ये महाभारत महाभारत वाली महाभारत नहीं है, ये महाभारत महाभारत वाली महाभारत है? क्या बोलेंगे? मेरे कहने का मतलब मेरे कहने का मतलब ये था कि महाभारत जो टीवी में आती है वो वाली महाभारत नहीं है, ये श्रेणी की नाम है, पर्वत श्रेणी की। ठीक है, ओके, तो मध्य हिमालय के बारे में कम ही पढ़ना है। देखिए मध्य हिमालय और बाह्य हिमालय के बारे में कम पढ़ना है हमें, जो हमने ग्रेटर हिमालय पढ़ा, महान हिमालय पढ़ा जो अभी, वो ज्यादा उसमें से क्वेश्चन आते हैं। लास्ट पढ़ लेते हैं बाह्य हिमाचल। लिखा है ये हिमालय सबसे बाह्य पर्वत श्रेणी है, इसकी ऊंचाई 900 से 1100 मीटर, ये सबसे छोटा है, मतलब एक तरीके से बिल्लू पहलवान है ये 900 से 1100 मीटर के अंदर खत्म हो जाता है। ऊंचाई की बात कर रहे हैं, और चौड़ाई इसकी 10 से 50 किलोमीटर के बीच है, लगभग कह सकते हो सेम टू सेम मध्य हिमालय की तरह। लिखा है ये कम ऊंचाई की पहाड़ियां हैं, और ये सबसे कम ऊंचाई की पहाड़ी है। पूछ सकता है, ऐसे भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि हिमालय की पर्वत श्रृंखलाओं में से सबसे कम या सबसे कम ऊंचाई वाली या छोटी पर्वत श्रृंखला किसकी है? तो आप लिख के आना बाह्य हिमालय की, जो बाह्य हिमालय या फिर इसे शिवालिक भी कह देते हैं, शिवालिक हिमालय की। ठीक है, तो हमने भाई पूरा अपना हिमालय वाला टॉपिक खत्म कर लिया। यहीं से क्वेश्चन टूट टूट के छोटे मोटे आपके एमसीक्यू भी बन सकते हैं। ठीक है ना, डाटा जरूर याद रखना। पहला वाला जो हमने पढ़ा, जो ग्रेटर हिमालय, वो 6000 मीटर का है। दूसरा वाला जो हमने पढ़ा वो 1000 से 450 मीटर का है। और तीसरा वाला पढ़ा वो कितना था? 900 से 1100 मीटर की ऊंचाई पे था। ठीक है,
इसकी चौड़ाई की बात करें तो पहला वाला तो भाई बहुत ही ज्यादा था, 120 से 190 किलोमीटर। दूसरा वाले की बात करें तो वो लगभग कितना था, 90 से 100 था ना, नहीं 50 किलोमीटर। और तीसरा वाला जो था वो 10 से 50 किलोमीटर। ठीक है ना, तो ये डाटा याद रखना क्योंकि एमसीक्यू में फिर मार खा जाते हैं बच्चे यहीं पर। अगला क्वेश्चन है, कारण दीजिए। इसमें आपको कारण देना है। लिखा है उत्तरी मैदान उपजाऊ जलोढ़ मिट्टी का बना है। जो उत्तरी मैदान है भारत का, जो उत्तरी मैदान, ये दिल्ली, उत्तर प्रदेश, बिहार, पंजाब, हरियाणा, ये उत्तर की तरफ आते हैं। तो इनका जो एरिया है काफी ज्यादा कैसा है, उपजाऊ है। तो कारण दीजिए ऐसा क्यों है। लिखा है उत्तरी मैदान हिमालय के दक्षिण और प्रायद्वीप पठार के उत्तर के बीच स्थित है। जो उत्तरी मैदान है वो हिमालय के दक्षिण, अब हिमालय ऊपर होगा तो उत्तरी मैदान जो है वो हिमालय के रिस्पेक्ट में देखें तो हिमालय के रिस्पेक्ट में तो नीचे ही आएगा ना उत्तरी मैदान। तो इसका कंपेयर करो, मान लो हिमालय की श्रेणी यहां पर है, उत्तर मैदान यहां पर है, तो हिमालय से तो दक्षिण में आ रहा है ना, दक्षिण नीचे वाले एरिया को कहते हैं। तो हिमालय के कंपेयर में तो दक्षिण में ही है, वैसे वो उत्तर में है, भारत के कंपेयर में तो उत्तर में है, बट हिमालय के कंपेयर में दक्षिण में है। तो बोल रहा है उत्तरी मैदान जो है हिमालय के दक्षिण और प्रायद्वीप पठार के उत्तर में है। प्रायद्वीप पठार मतलब भारत की बात कर रहा है, प्रायद्वीप पठार ही तो है भारत। प्रायद्वीप पठार के उत्तर के बीच स्थित है। ये सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों मुख्य नदियों द्वारा जमा किया गया है। जो उत्तरी मैदान है ना, ये किस किस नदियों से बना है, गंगा, ब्रह्मपुत्र, सिंधु, इन तीन नदियों से मिलके, उनके अवसादों से मिलके हमारा ये पूरा का पूरा उत्तरी मैदान बना हुआ है। लिखा है कि सिंधु, गंगा और ब्रह्मपुत्र तीनों मुख्य नदियों द्वारा जमा किए गए अवसादों से बना है। अवसाद का मतलब होता है नदियां मिट्टी ले लेके आती हैं, ले लेके आती हैं, तो ऐसे करके ना पूरा उत्तरी मैदान बन गया। लिखा है पश्चिम में पंजाब और पूर्व में असम तक इस मैदान की लंबाई लगभग 2400 किलोमीटर है। उत्तरी मैदान की लगभग लंबाई देखी जाए तो कितनी है, 2400 किलोमीटर है। इसकी चौड़ाई पूर्व में इसकी चौड़ाई, पूर्व की बात करें तो इसकी चौड़ाई पूर्व में 156 किलोमीटर और पश्चिम में लगभग 300 किलोमीटर। पूर्व में जाओगे तो 156 किलोमीटर तक दूर जा रही है और पश्चिम में आओगे तो 300 किलोमीटर लगभग दूर जा रही है। ये मैदान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदान में से एक है। ये जो मैदान है ना उत्तरी मैदान, इसका टोरा केवल, इसका जो रोला है वो केवल भारत में नहीं है, पूरे विश्व में इससे उपजाऊ मतलब मिट्टी नहीं है कहीं पर। ठीक है, ये मैदान दुनिया के सबसे बड़े और सबसे उपजाऊ मैदानों में से एक है। प्रमुख फसलें जैसे गेहूं, चावल, गन्ना, दालें, तिलहन और जूट यहाँ उगाए जाते हैं। जो प्रमुख फसलें हैं वो यहाँ पर उगाई जाती हैं। उचित सिंचाई के कारण मैदान अनाज के उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। उचित सिंचाई करी जाती है, सिंचाई यानी पानी देना, तो उचित सिंचाई के कारण जो है ना मैदान अनाज उत्पादन में महत्वपूर्ण योगदान देता है। देखिए नदियां आसपास है, ऑब्वियस सी बात है, नदी के आसपास वाली जो जमीन होती है ना वो बहुत ज्यादा उपजाऊ हो जाती है ऑटोमेटिक ही। और इनका तो खुद ही निर्माण गंगा, सिंधु और यमुना नदी ने किया है मिलके, ब्रह्मपुत्र नदी ने, तो इनका तो उपजाऊ होना कंपलसरी था। ठीक है, अगला है दूसरे का कारण बताना है। उत्तरी रेगिस्तान में बहुत कम वनस्पतियां हैं। उत्तरी रेगिस्तान में वनस्पति यानी जो पेड़ पौधे हैं वो काफी कम है। ऐसा क्यों है? भारतीय रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारों की ओर स्थित है। इसे थार मरुस्थल भी कहा जाता है। जो उत्तरी रेगिस्तान है भारत का, जो मतलब रेगिस्तान है वो इधर कहीं पर है, इस एरिया में है कहीं पर। तो कह रहा है कि भारत रेगिस्तान अरावली पहाड़ियों के पश्चिम किनारों की ओर स्थित है। अरावली पहाड़ इधर ही कहीं है, तो अरावली के पश्चिम की तरफ है, मतलब अरावली पहाड़ी इधर होगी तो इसके पश्चिम, इधर पश्चिम एरिया ये वाला होता है, तो अरावली पहाड़ी के पश्चिम में होगी। तो कह रहा है तो उस रेगिस्तान को थार मरुस्थल कहते हैं। तो थार मरुस्थल किस तरफ है? पश्चिम में। हाँ, यहाँ बहुत सी वनस्पतियां होती हैं क्योंकि इस क्षेत्र में शुष्क और अर्ध शुष्क मौसम की स्थिति है। इस एरिया में शुष्क और अर्ध शुष्क, देखिए पहाड़ है तो पहाड़ पे हवाएं चलती रहती हैं, तो इस वजह से वहां अर्ध शुष्क मतलब प्रॉपर तगड़ी वाली गर्मी तो नहीं पड़ती है कह सकता हूँ, लेकिन अर्ध शुष्क मौसम रहता है जहां पर कभी कभी ठंडी हवाएं भी चलती हैं ताकि वहां पर खेती थोड़ी सी संभव हो सके। ठीक है, तो हमने ये पढ़ लिया। अगला क्वेश्चन करते हैं हमारा भाई। हाँ, अगला क्वेश्चन है दून किसे कहा जाता है? दून किसे कहते हैं? देखिए मैं आपको बताता हूं एक बड़ी प्यारी सी भाषा में, पहले तो सुन लीजिए। दून किसे कहते हैं? खुद ही भूल गया क्या? नहीं पता है। शिवालिक पहाड़ी और जो मध्य हिमालय, हमने दो, अभी हमने जब हिमालय पढ़ा तो हमने कितने पढ़े? मेरे साथ बोलेंगे, ग्रेट हिमालय, महान हिमालय, दूसरा मध्य हिमालय या फिर लेसर हिमालय, इंग्लिश में लेसर हिमालय, हिंदी में लास्ट शिवालिक
रेंज, या फिर हिंदी में कह लो तो हिंदी में भी शिवालिक ही है, ठीक है। तो जो ये शिवालिक तीसरी वाली और ये जो बीच वाली मध्य हिमालय, इन दोनों के बीच वाला जो एरिया है, यहाँ पर जब लोग बस जाते हैं, ठीक है, यहाँ पर इस एरिया में जब लोग बस जाते हैं, ध्यान से देखिए, ये हो गया हमारा ग्रेट हिमालय यानी महान हिमालय, बीच वाला हमारा मध्य हिमालय, ये वाला हमारा शिवालिक हिमालय। तो ये जो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच की जो ये घाटी होती है, ये जो घाटी होती है, इस घाटी के अंदर जब लोग बस जाते हैं तो मध्य हिमालय, केवल ये मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के लिए है, तो मध्य हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच के एरिया को हम लोग दून कहते हैं। क्या कहते हैं? दून कहते हैं। अब आपको एक प्यारा सा आंसर दूंगा, आप झटके समझ जाओगे। देहरादून, आपने सुना है देहरादून? उत्तराखंड की राजधानी है भाई देहरादून। तो देहरादून किसके बीच में आता है? मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच के अंदर आता है। तो जो भी मध्य हिमालय और शिवालिक की पहाड़ियों के बीच में आएगा उसको हम दून बोल देंगे। तो लिखा है शिवालिक पहाड़ी और मध्य हिमाचल के बीच स्थित कई घाटियां हैं जिसे दून कहा जाता है। फॉर एग्जाम्पल देहरादून, कोटली दून, पाटली दून। बड़ा खतरनाक नाम है भाई, कोटली दून, पाटली दून। ऐसा लग रहा है गाली दे रहा है मेरे को। उस वो कहते हैं ना, वो क्या बोलते हैं, तारक मेहता का उल्टा चश्मा जो है उसमें अय्यर जो है वो बोलता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है। गोंडवाना लैंड किसे कहा जाता है? देखिए गोंडवाना लैंड, पहले आपको आंसर बताने से पहले आपको यहाँ समझाना चाहूंगा। गोंडवाना लैंड, देखिए भारत जो था, भारत क्या पूरा विश्व जो था, तो विश्व जब था तो बेटा ये देखो, ये हमारा हो गया पूरी की पूरी पृथ्वी, ये हो गई पूरी पृथ्वी। अब ये पृथ्वी पे एक बड़ा सा आइलैंड था, बड़ा सा। इस आइलैंड को कहा जाता है पैंजिया का आइलैंड। पैंजिया, बेटा स्पेलिंग गलत हो तो मेरे को कमेंट में बता देना, बाय द वे नहीं होगी वैसे मुझे जहां तक लगता है, ठीक है। तो इस आइलैंड को हम कहते थे पैंजिया का आइलैंड। अब कुछ अंदर से प्लेटलेट्स हिलने की वजह से, ऐसा कुछ कह लो, कुछ दिक्कत हुई और ये जो हमारा पैंजिया का आइलैंड था ये बीच में से टूट गया। तो जब ये टूट गया तो ये दो भागों में बट गया। अब दो भागों में बट गया तो इसका नाम देना जरूरी था, तो हमने इसका ऊपर वाले पार्ट का, अब ये पैंजिया का आइलैंड टूट चुका है, तो ऊपर वाले का हमने, ऊपर वाला मतलब उत्तर, तो जो उत्तर पार्ट था हमने उसका नाम क्या दे दिया? उसका नाम हमने दे दिया अंगारा लैंड। क्या दे दिया? अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। और जो नीचे वाला हिस्सा हमारे पास आ गया उसे हमने कह दिया गोंडवाना, उसे हमने कह दिया गोंडवाना, ठीक है। तो जो पैंजिया का सागर था, पैंजिया का सागर नहीं मतलब जो पैंजिया आइलैंड था, वो दो भागों में हमारा टूट गया। तो जो उत्तरी जो पार्ट था उसको हमने कह दिया अंगारा लैंड, और जो दक्षिणी पार्ट था उसको हमने कह दिया गोंडवाना, ठीक है। समझ में आया गोंडवाना क्या था? तो गोंडवाना बाद में इसके बहुत टुकड़े हुए, टोटल अभी तक 7 टुकड़े हो चुके हैं, ठीक है, अभी तक, इसीलिए 7 महाद्वीपों में है। अब मैं अगर आपसे बात करूं तो लिखा है गोंडवाना लैंड किसे कहा जाता है? तो भाई गोंडवाना लैंड अब आपको पता है किसे कहा जाता है। आइए जरा पढ़ लेते हैं। प्रायद्वीप पठार एक त्रिकोणीय आकार की उच्च भूमि है। इस प्राचीन भूभाग को गोंडवाना लैंड कहा जाता है। ये लगभग 5 लाख वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में फैला है। टोटल जो गोंडवाना की, देखो मैंने तो अभी ढंग से इसे डिवाइड नहीं किया है, लेकिन अगर इसको विभाजित किया जाए, मतलब अगर इसको नापा जाए तो नापा जाएगा तो ये कितने किलोमीटर में? 5 लाख वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। कौन? हमारा, कुछ तो गड़बड़ लग रहा है इसमें मेरे को। गोंडवाना 5 ही लाख वर्ग किलोमीटर में है। एक मिनट जरा मैं चेक कर लूं, ये गोंडवाना, इसमें कुछ तो गड़बड़ है गोंडवाना का। लेट मी चेक। गोंडवाना का क्षेत्रफल, बोला था ना गलत लिखा है, लगभग 390 लाख। गलत लिखा है, गलत लिखा है। इसमें लिखा है गोंडवाना 300 मिलियन से ज्यादा सालों तक एक ही भूभाग के रूप में अस्तित्व में रहा। अपने विशाल आकार की वजह से ये 390 लाख वर्ग मील के क्षेत्र में फैला हुआ था, ठीक है। इसमें कुछ शायद मिस्टेक हो गई है क्या? इसमें कुछ दिक्कत आ गई है, एक मिनट फोन जेब में रख लो। शायद गोंडवाना का जो क्षेत्रफल है, क्योंकि भारत का ही क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है। अब भारत गोंडवाना के इतने से हिस्से में कहीं आता है, ठीक है। भारत एक्चुअली बताऊं तो भारत गोंडवाना और अंगारा लैंड दोनों का मिक्सचर है, टूट टूट के मिलकर बना हुआ है।
पर छोड़ो वो सब अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमें बस मैं बस इतना तुक्का लगा रहा हूँ कि भारत का अकेले का क्षेत्रफल 33 लाख वर्ग किलोमीटर है, तो गोंडवाना का इतना बड़ा गोंडवाना है, तो बेटा गोंडवाना का 5 लाख कैसे होगा? तो कुछ तो गलत लिखा हुआ है, गोंडवाना का 5 लाख नहीं होगा, आप करेक्ट कर लेना। यहां पर लिखना आप, ये लगभग 390 वर्ग किलोमीटर, मेरे पे भरोसा रखो, लगभग 390 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ था कौन? गोंडवाना हमारा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन। भारत की भौगोलिक स्थिति बहुत अनुकूल मानी जाती है, इस पर उदाहरणों सहित प्रकाश डालिए। लिखा है कि भारत की जो भौगोलिक स्थिति है वो बहुत ही ज्यादा अच्छी है, तो अच्छी कैसे है, इस पर प्रकाश डालो। तो लिखा है भारत के पश्चिम में अफ्रीका, भारत के पश्चिम में अफ्रीका है, इधर आप देखोगे वर्ल्ड मैप में चेक करना, भारत के पश्चिम में अफ्रीका है, और पश्चिम में अफ्रीका और पश्चिम में एशिया के कई देश हैं। ठीक है, पश्चिमी एशिया के भी कई सारे देश हैं। देश के दक्षिण पूर्व में एशिया के दक्षिण पूर्व देश ऑस्ट्रेलिया तथा पूर्व में एशिया के देश स्थित हैं। भारत पूर्व और पश्चिम दिशाओं में जाने वाले समुद्री व्यापारिक मार्ग पर पड़ता है। भारत पश्चिम दिशाओं में जाने वाली जितनी भी इधर से जितना भी इंडोनेशिया ऑस्ट्रेलिया से जाने वाला माल है जो इधर जाता है एशिया के अंदर, तो इधर से ही तो घूम के जाएगा, तो भारत बीच में पड़ता है। तो इसकी वजह से भारत की स्थिति अनुकूल इसलिए है क्योंकि भारत व्यापारिक मार्गों के बीच में पड़ता है, व्यापार का जो मार्ग है उसके बीच में पड़ता है, तो जिसकी वजह से देश ऑटोमेटिक हमसे अच्छा रिश्ता बना के रखते हैं। क्योंकि मान लीजिए कल को अगर कोई भी ऐसी स्थिति असमंजस वाली बनेगी कि जो भी देश इधर से व्यापार करता है उसे कभी भी भारत की जरूरत पड़ सकती है। ठीक है, चाहे वो युद्ध के मतलब रिस्पेक्ट में देख लो आप, चाहे वो किसी भी चीज के रिस्पेक्ट में देख लो, व्यापार से जुड़े हुए कुछ भी हेल्प चाहिए होगा तो वो भारत ही कर सकता है क्योंकि भारत बीच में पड़ता है। तो झक मार के दूसरे देशों को हमसे क्या करना पड़ेगा, अपने जो रिश्ते हैं वो अच्छे करने पड़ेंगे। तो भारत की भौतिक जो स्थिति वो अनुकूल क्यों है, इस वजह से है क्योंकि भारत जो है वो व्यापारिक मार्ग के बीच में आता है। कौन से व्यापारिक मार्ग के बीच में आता है? तो पश्चिम दिशाओं में जाने वाले समुद्री व्यापारिक मार्ग पर पड़ता है। यही कारण है कि विभिन्न देशों के साथ हमारे व्यापारिक संबंध मजबूत हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन कहाँ है, ये रहा। लिखा है दक्षिणी गंगा किस नदी को कहा जाता है? जो दक्षिणी गंगा है, पहले तो दक्षिण कहाँ है भाई, ये रहा दक्षिण। तो इधर वैसे तो गंगा जो है वो उत्तर में बहती है, लेकिन दूसरी नदी है, जैसे आपकी मम्मी कभी बोलती है ना, मेरा बेटा हीरा जैसा लग रहा है। अब आप हीरा हो बेटा, मम्मी को क्या पता आप कोयले से भी सस्ते, कोयले जितना भी दाम नहीं मिलेगा आपका, तो लेकिन माँ तो माँ होती है। उसी तरीके से हम भी किसी नदियों को अच्छा प्यारा नाम दे देते हैं। गंगा बहुत ही प्यारी नदी है हमारी भाई, हम तो रिस्पेक्ट करते हैं, हम हमारे हिंदुस्तान से हैं तो हम हर नदी की रिस्पेक्ट करते हैं, गंगा की क्या। तो क्या कहते हैं, तो हमने गंगा का ही नाम रिलीजियस फैक्टर से हमने दक्षिण में एक नदी को बहते हुए एक दक्षिण में एक नदी बहती है, उस नदी को हमने क्या कह दिया है, दक्षिणी गंगा कह दिया है। आइए जरा देख लेते हैं। गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है। जो यहाँ पर दक्षिण में गोदावरी नदी बहती है जो कि कहाँ जाके गिर जाती है, बंगाल की खाड़ी में। तो जो गोदावरी नदी को दक्षिण गंगा कहा जाता है, यह नासिक के निकट पश्चिम घाट से निकलती है। नासिक महाराष्ट्र, इधर कहीं है महाराष्ट्र, तो महाराष्ट्र के अंदर नासिक है, तो उस नासिक से वो निकलती है। नासिक में कहां से निकलती है, नासिक का एग्जैक्ट पॉइंट नहीं दिया, बट नासिक से ये गोदावरी नदी निकलती है और होते 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 इधर आती है और दक्षिण पूर्व में आके बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो जो दक्षिणी गंगा है वो कौन सी नदी है, गोदावरी नदी है। ये नासिक के निकट पश्चिमी घाट से निकलती है। ये सहायक नदियों के साथ महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा राज्यों के कुछ भागों को जल को बहाकर ले जाती है और बंगाल की खाड़ी में विलीन हो जाती है। दैट मीन्स कि वो बंगाल की खाड़ी में अपने आप को लास्ट खत्म कर देती है। इसे वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा भी कहते हैं, इसे वृद्ध गंगा भी कह देते हैं कभी कभी। ठीक है, तो वृद्ध गंगा या दक्षिणी गंगा पूछेगा तो गोदावरी नदी का नाम लिख के आना है आप लोगों को। अगला क्वेश्चन है, नर्मदा नदी के उद्गम स्थल का नाम बताइए। नर्मदा नदी कहां से स्थित होती है? देखो मुझे तो पता है अमरकंटक, बट आप लोगों को याद रखना पड़ेगा कि नर्मदा नदी, देखिए अभी हमने गोदावरी नदी पढ़ाई है तो नासिक से निकल रही है, बट नर्मदा नदी पूछेगा तो नर्मदा नदी ही एक ऐसी नदी है जो इधर से बहती हुई आती है, दैट मीन्स पूर्व से बहती हुई आती है और कहां चली जाती है, पश्चिम में अरब सागर में गिर जाती है। ठीक है, हाँ, नर्मदा नदी का उद्गम स्थल मध्य प्रदेश के अमरकंटक की पहाड़ियों से है। जो नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है, मतलब जहां से उसकी ओरिजिन है, स्टार्टिंग है,
वो कहाँ पर है? मध्य प्रदेश, बीच में, मध्य मतलब बीच, तो मध्य प्रदेश राज्य के अमरकंटक पहाड़ी से उसका स्टार्टिंग होता है नर्मदा नदी का, और विंध्याचल और सतपुड़ा पर्वत की श्रेणियों के बीच बहती है। जो सॉरी विंध्याचल पर्वत, यहाँ पर विंध्याचल पर्वत एक श्रेणी है और सतपुड़ा पर्वत श्रेणी है, उनके बीच में से बहती हुई जाती है। और यह नदी तंग संकरी गहरी और सीधी घाटी में होकर बहती है। यह नदी मार्ग में कपिलधार और धुआंधार नामक जलप्रपात भी बनाती है। इसीलिए पता है आप लोगों को एक और बात बताऊं, बुक में नहीं लिखा है, नर्मदा नदी को दबंग नदी कहा जाता है। ठीक है, इसका आप कभी जाके ना मतलब आप मैनुअली फिजिकली एक बार देख के आना सामने से, मतलब इसका एक बार क्या करना, फील करना है इसको देख के, भाई हिल जाएगा आपका दिमाग, इतनी खतरनाक वेव्स आती हैं इसके अंदर से। ठीक है ना, तो ये किन दो पहाड़ियों के बीच में बहती है नर्मदा नदी? विंध्याचल और सतपुड़ा, विंध्याचल और सतपुड़ा। इसको नोट करते रहना, टफ नहीं है, आराम आराम से चलेगा सारा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित पर 50 शब्दों में लिखें। पहला में लिखना है अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और दूसरा में लक्षद्वीप। खत्म हुआ कि नहीं हुआ अभी? ओहो, इसके बाद भी 2 क्वेश्चन है। निम्नलिखित पर 50 शब्दों में लिखें अंडमान और निकोबार द्वीप समूह और लक्षद्वीप के ऊपर। देखिए अंडमान और निकोबार द्वीप समूह की बात करें अगर हम, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह बंगाल की खाड़ी में है। जो अंडमान निकोबार ये रहा ना, ग्रेट निकोबार हमारा हमने पढ़ा था, तो ये कहां पर है? बंगाल की खाड़ी में है। ये आकार में बड़े हैं। आकार में कैसे हैं? बड़े हैं। इनका विस्तार एक पहाड़ी के रूप में है। इनका विस्तार कैसे? एक पहाड़ी के। आपको मैं एक बहुत प्यारी बात बता देता हूँ बेटा, ये ट्रांस हिमालय, हमने ट्रांस हिमालय तो पढ़ा नहीं अभी, ठीक है, आपके सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं आपको बताता हूँ, आपका ट्रांस हिमालय ऐसे आया 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 और यहां से वो पानी के अंदर डूब गया है, डूब गया, अब वो पानी के अंदर नहीं है। उसी की पर्वत श्रेणियां अंदर ही अंदर इधर आके थोड़ी सी उठ गई है। समझ रहे हो? कुछ कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको? आपकी पर्वत श्रेणियां ऐसे ऐसे चलती आई और पानी जैसे ही बंगाल की खाड़ी आई तो उसके अंदर डूब गई। छोटी छोटी थी तो बहुत अंदर रह गई। वही पर्वत श्रेणियां इधर से आके बाहर निकल आई हैं, तो वही पर्वत श्रेणियां हिमालय का ही पार्ट है। आपका ग्रेट निकोबार या जो भी कह लो, अंडमान निकोबार, ये किसका पार्ट है? हिमालय का पार्ट है। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? लेकिन पानी के अंदर से निकला है तो हमने इसे द्वीप कह दिया है। ठीक है, तो लिखा है कि ये आकार में बड़े हैं, इनकी संख्या भी अधिक है, ये भारत की मुख्य भूमि से काफी दूर है। ये भारत की मुख्य भूमि से काफी ज्यादा दूर है, मतलब मुख्य भूमि से दूर है भाई, ऑब्वियस सी बात है। इनका विस्तार एक पहाड़ी के रूप में है। इनका विस्तार कैसे? एक पहाड़ी के रूप में। बोला ना मैंने, इनका विस्तार कैसे हुआ है? पहाड़ी के रूप में हुआ है। तभी ये लाइन से, देखो लाइन से बनाया मैंने, 1 2 3 ऐसे लाइन से, पहाड़ी के रूप में है। ये अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह में बंजर द्वीप पर एक सक्रिय ज्वालामुखी स्थित है। इनमें से एक द्वीप पे ना एक ज्वालामुखी स्थित है, इनमें से किसी एक द्वीप पे, वो बंजर है, उस पर कोई रहता नहीं है। अंडमान और निकोबार द्वीप पर्यटकों को बहुत आकर्षित करता है। इन द्वीपों पर विभिन्न आकर्षक पर्यटन गतिविधियां विकसित की गई हैं, जैसे पानी और पानी के खेल आदि के लिए विशेष तौर पर जाने जाते हैं। ठीक है, यहाँ पर कुछ पानी और पानी के खेल हैं जो कि जरूरी है ताकि ये पर्यटन स्थल बना रहे और इसकी जो मतलब वैल्यू है वो बढ़ती रहे। ठीक है, घटे ना, बहुत ज्यादा जरूरी है भाई अपने देश की स्थिति को मेंटेन करने के लिए। अगला है लक्षद्वीप में 50 शब्दों में कुछ लिखना है। लिखा है ये अरब सागर में स्थित है। हमारा जो लक्षद्वीप है वो इस तरफ है, तो अरब सागर बोल दिया गया मैंने। हमारा जो लक्षद्वीप है वो अरब सागर में स्थित है। यहाँ बहुत ही छोटे छोटे द्वीप है। लक्षद्वीप काफी ज्यादा छोटे छोटे हैं। अभी हमारे मोदी जी गए थे, ठीक है, अब टाइम हो गया, अभी नहीं गए थे, काफी टाइम हो गया। ये अरब सागर में स्थित है। यहाँ बहुत ही छोटे छोटे द्वीप हैं। इनमें सबसे बड़ा द्वीप मिनिकॉय है। लक्षद्वीप के अंदर सबसे बड़ा द्वीप जो है वो मिनिकॉय है। इसका कुल क्षेत्र 4.5 वर्ग किलोमीटर में है। 4.5 वर्ग किलोमीटर के अंदर है इसका टोटल, अगर मैं नापूं, अगर इसका क्षेत्रफल नापा जाए 4.5 वर्ग किलोमीटर में है। लक्षद्वीप समूह की रचना प्रावलों के निक्षेपों पर आधारित है। कवरती इसकी राजधानी, तो लक्षद्वीप की राजधानी जो है वो क्या है? वो है कावरती। लक्षद्वीप की राजधानी हमारी कावरती है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो 4.5 किलोमीटर वर्ग किलोमीटर के अंदर ये फैला हुआ है। ठीक है, यह कोरल द्वारा बना है और विभिन्न प्रकार के पौधे एवं जानवर से संपन्न है। यहाँ काफी मतलब प्रकृति का जो मतलब एकदम कह सकते हो आईना एकदम वैसा है। यहाँ पर आज जाके ना मतलब आत्मा तृप्त हो जाएगी आपकी, इतना प्यारा है। प्रॉपर पूरा का पूरा एकदम ऑर्गेनिक चीजें हैं यहाँ पर, हर एक चीज, पहाड़ पर्वतमाला, सारी चीजें बहुत अच्छी है। तो एक बार आप जाके देखना, बहुत प्यारा है। कमाओ, पढ़ाई लिखाई करो। अगला क्वेश्चन है,
नदियां आजकल अधिक प्रदूषित क्यों हैं? देखिए ये जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन मैंने दो दो पर्पज से निकाला। एक तो आपके पेपर के पर्पज से भी निकाला, दूसरा मैंने इसलिए भी निकाला कि आप ये चीज जानना बहुत ज्यादा जरूरी है कि आज की जो नदियां हैं, आप यमुना नदी, अगर आप दिल्ली से हो तो आप देख ही रहे होगे, यमुना नदी का जो मतलब प्रदूषण का स्थल है वो काफी ज्यादा बढ़ चुका है, बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका है। ठीक है, तो हमें उस चीज को ठीक करना बहुत ज्यादा जरूरी है। तो वही क्वेश्चन कह रहा है कि नदियां आजकल अधिक प्रदूषित क्यों हैं, उनके जल को शुद्ध करने के उपाय बताइए। ठीक है, तो बताओ, एक छोटी सी बुक भी उपाय बता रही है और हमारे नेताओं को उपाय नहीं समझ में आ रहा है। लेकिन लिखा है नदियों में प्रदूषण की मात्रा अधिक है, प्राय सभी नदियों में नगरों के दूषित नालों का पानी बहाया जाता है, जिसमें रासायनिक पदार्थ, दवाइयां, कीटनाशक, मल मूत्र, मृत पशु, अपशिष्ट पदार्थ इत्यादि प्रवाहित किए जाते हैं। भाई कितनी सारी फैक्ट्रियां हैं, उनका सारा डस्ट पार्टिकल सब नदियों में जाता है। जो गटर की चीजें होती हैं वो कनेक्ट कर रखी हैं, सारा मल मूत्र उसके अंदर जा रहा है। कीटनाशक कीटनाशक जो फर्टिलाइजर यूज किया जाता है या कीटनाशक यूज किया जाता है वो जा रही है। दवाइयों का जो वेस्ट है वो सारा बहाया जा रहा है। और न जाने कितनी अलग अलग टाइप की फैक्ट्रियां जाती हैं जिनका सारा का सारा जितना भी वेस्ट होता है वो डायरेक्ट नदियों के अंदर छोड़ा जा रहा है। इसके अतिरिक्त कागज, सड़ी गली सब्जियां, प्लास्टिक की थैली, कपड़े, हम लोगों की भी गलती है। देखिए प्रॉपर नेताओं को हमें नहीं ब्लेम करना चाहिए। देखिए वी हम हमारे क्या लिखा है, हमारे प्रस्तावना के अंदर लिखा है वी द पीपल ऑफ इंडिया। ये जो देश है ये हमारा है, साफ करने बाहर पाकिस्तानी थोड़ी आएंगे, साफ हमें ही रखना है। तो समाज के अंदर काफी सारी ऐसी गतिविधियां होती हैं जो एक व्यक्तिगत तौर से मतलब रेगुलेट करी जाती हैं। आपका एक छोटे से छोटा कदम ही भी समाज को इफेक्ट कर सकता है। आप अगर आपको क्या है, आप पता है क्या करना चाहते हो, आप केवल अपने घर को साफ रखना चाहते हो और बाहर कचरा कितना भी फैले उससे कोई लेना देना आप लोगों को नहीं है। यही एक रीजन है कि हमारे देश में जो गंदगी है या नदियों का प्रदूषण मतलब स्तर है वो धीरे 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 स्तर पे स्तर बढ़ा जा रहा है। यही रीजन है। देखिए आगे पढ़ते हैं। इसके अतिरिक्त कागज, सड़ी गली सब्जियां, प्लास्टिक की थैलियां, कपड़े की कतरने, कारखाने को दूषित जल इत्यादि भारी मात्रा में छोड़ा जाता है, जिससे नदियों का जल प्रदूषित होता है। नदियों के जल को पीने योग्य बनाने के लिए आवश्यक है कि नालों का पानी इन नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। देखिए नदियों जो नाले का पानी है इन नदियों के अंदर हमें नहीं छोड़ना चाहिए। अगर अगर नाले के पानी को किसी भी प्रकार से गवर्नमेंट द्वारा या इतने बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं अगर वो चाहें तो कुछ एक ऐसा उपाय बताएं जिससे नालों के पानी के लिए एक अलग सुविधा, एक अलग सीवेज लाइन बनाई जाए, जिसकी वजह से सारा नाली का पानी एक किसी दूसरी जगह पे एकत्रित हो। लिखा है नदियों का जो नालियों का पानी है वो नदियों में नहीं छोड़ना चाहिए। गंदे पानी का संयंत्र की सहायता से शुद्ध करके उपयोगी बनाया जा सकता है। जो गंदे पानी है फिल्टराइजेशन करके उसका पीने के लिए ही नहीं बट किसी और चीज में तो यूज कर ही सकते हैं उसको फिल्टर करके। नगरों के दूषित जल को सीधे नदी में पहुंचने से रोका जाए। जो नगरों का दूषित जल है जैसे हमारे नहर होते हैं, इनका जो दूषित जल है वो डायरेक्ट नदियों में पहुंचने से रोका जाए। जल को उचित शोधन करना चाहिए, उस पर रिसर्च, उसको फिल्टर करना चाहिए, तभी जल प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने नालों को सीधे समुना में गिरने पर रोक लगा दी। समुना, यमुना बेटा गलत, कितना गलती लिखा है इसमें। तभी जल प्रदूषित होने से बचाया जा सकता है। उच्चतम न्यायालय ने मतलब जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है, उच्चतम न्यायालय ने नालों को सीधे यमुना में गिरने पर रोक लगा दी है। जो हमारे सुप्रीम कोर्ट है उन सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं उन्होंने कहा है कि जो यमुना के अंदर जितने भी नाले बह के आ रहे हैं वो डायरेक्ट गिरने पे उन पर रोक लगा दी गई है कि डायरेक्ट उनको नहीं, आपको उसमें मिलाना है। दूषित जल को साफ करके सिंचाई के काम में लगाया जा सकता है। जो हमारे पॉल्यूटेड जो हमारा पानी है, जो वेस्ट है, उसको वापस से प्योरीफाई करके पीने योग्य ही ना सही बट सिंचाई में तो हम उसका यूज कर ही सकते हैं। ऐसा हमारे आंसर के अकॉर्डिंग है। ठीक है, नदियों के जल को दूषित करने वाले कारखानों को आदेश दिया जाए कि वे जल को प्रदूषित ना करें, और जितनी भी फैक्ट्रियां हैं उनको ये आदेश दिया जाए कि जितना भी आपका जो वेस्ट आ रहा है उसको डायरेक्ट नदियों के अंदर ना छोड़ा जाए। ठीक है, ये सारी बातें बेटा किताबों के अंदर ही अच्छी लगती हैं, इसे ग्राउंड पे कर पाना एक बहुत ही बड़ी कह सकते हो प्रॉब्लम तो नहीं है बट बहुत ही बड़ी समस्या के तौर पे है, क्योंकि जितना अच्छा हम किताबों में लिख देते हैं वो चीज हम ना ग्राउंड पे परफॉर्म नहीं कर पाते हैं अच्छी तरीके से। नहीं तो आज यमुना की हालत जो हो चुकी है, हमारी यमुना को हम लोग अपने माँ जैसा मानते हैं और आज यमुना को देखो आप टच नहीं कर सकते, इतना गंदा, नाले से भी ज्यादा गंदा पानी है। आइए देश के आर्थिक विकास में नदियों की योगदान की व्याख्या कीजिए। आखिर क्यों नदियों को साफ करना है, ये अगला क्वेश्चन उठाने का यही पर्पस है कि क्यों नदी को साफ करें हम, रीजन क्या है नदियों को साफ करने का। तो नदियां मीठे जल का स्रोत है, जल ही जीवन है, इसके अभाव में हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते।
अगर आप सोचो, आपके अभी मैं इतनी देर से क्लास ले रहा हूँ, मुझे इतनी प्यास लगी है ना कि गर्दन का ईसोफेगस सूख चुका है पूरा अंदर से। अब सोचो, जल ही नहीं है तो कहां से इंसान जिंदा रह पाएगा? समझ में आ रहा है? जल ही जीवन है, ये लाइन नहीं है केवल, ये हकीकत है। लिखा है इसके अभाव में हम जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकते। अगर जल बेटा खत्म हो गया तो आपका जीवन, आपका क्या, पूरी पृथ्वी पे जीवन असंभव है। इसीलिए शायद इसे जीवन भी कहा जाता है। संसार में कुल जल का 3% से भी कम भाग शुद्ध जल का है। पूरे विश्व का टोटल 3% भी नहीं है ठीक से पीने वाला पानी। मीठे जल हिम के रूप में, वर्षा के रूप में, भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। 1 मिनट भाई, 2 मिनट रुक जाओ, पी ले बस। तुम भी पी लो 2 मिनट के लिए भाई, काफी टाइम से क्लास ले रहे हो। चलिए, हाँ, जल ही जीवन है भाई। अभी देखो पी के ना आत्मा मेरी अंदर से तृप्त हो गई पूरी। ठीक है, अगला देखते हैं, अगला क्या इसी का देखते हैं आगे। मीठा जल हिम के रूप में वर्षा। अच्छा भाई, तो आपने देखा है जब बहुत ज्यादा प्यास लगती है ना, तो जो नॉर्मल वाला पानी होता है, आप कितना भी ना कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, जो ड्रिंक आपको पीनी है पी लो, लेकिन प्यास के समय बस 2 घूंट पानी मिलता है ना, मन बस ऐसा लगता है कि बस हो गया अब, यही सब कुछ है। अमृत से भी प्यारा लगा। अभी मैंने इसके 2 घूंट पिए ना, मजा आ गया मेरे को। हाँ, बचपन में ये जब थक के खेल के आते थे ना, तब ऐसा होता था। पानी पी के मम्मियाँ, पता क्या होता था, शाम में खेल के जब अब लेट होता है खेलने समय, 6 बजे मम्मी बोली ऊपर आ जाना। पर अब ढीठ प्राणी हैं हम लोग, हम 6 बजे आ ही नहीं सकते, 7 बजे से पहले ऊपर आना नहीं है। तो क्या होता था ना, 6 बजे प्यास लग गई खेल खेल के, तो नीचे हमारे ना, जिस घर में मैं रहता था वहां नीचे टोटी थी एक, तो भाड़ में गया जल, हमें जल चाहिए, जल ही जीवन है। टोटी खोला, वहीं से पानी पीना शुरू, और वहीं से पी पा के नहीं, क्योंकि ऊपर गए तो वापस मम्मी नीचे नहीं आने देगी, फिर कंफर्म है ये। तो नीचे से ही टोटी का पानी पी के वापस खेलना शुरू हो जाता था। तो लिखा है मीठा जल हिम के रूप में, वर्षा के रूप में, भूमिगत जल के रूप में उपलब्ध है। जो मीठा जल है, जो पीने योग्य है, वो हमें वर्षा के रूप में मिल सकता है, हिम के रूप में जो बर्फ गोले गिरते हैं उसके रूप में मिल सकता है, भूमिगत जल, भूमि से जो जल निकलता है, जो टोटी का पानी मैंने बचपन में पिया बेटा, वो वाला जो है रूप में उपलब्ध है। नदियां मीठे जल का प्रमुख स्रोत है। जो नदियां हैं वो मीठे जल का प्रमुख स्रोत है। आज पीने का पानी की मांग तेजी से बढ़ रही है। आज क्योंकि पॉपुलेशन इतनी बढ़ चुकी है, 150 करोड़ की आबादी हो गई है भारत में, लगभग, अभी जनगणना हुई नहीं है, बट अनुमानित यही है कि लगभग 150 करोड़ टच होने वाली है। जैसे जैसे औद्योगिकीकरण और नगरीकरण हो रहा है, औद्योगिकीकरण मतलब जो उद्योग बढ़ते जा रहे हैं धीरे धीरे, टाइम के साथ साथ फैक्ट्रियां बढ़ रही हैं, उद्योग बढ़ रहे हैं, और नगरीकरण, शहरीकरण भी हो रहा है। आज गांव धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, क्योंकि जगह बचेगी नहीं तो फैक्ट्री सारी कहाँ मूव होना शुरू हो जाएंगी, गाँव की तरफ। तो नगरीकरण हो रहा है, पीने के लिए शुद्ध जल की मांग बढ़ रही है। स्वच्छ मीठे जल को दूषित होने से बचाया जाना चाहिए। यदि पीने का जल उपलब्ध नहीं होगा तो नगरों का विकास, औद्योगिकरण, दोनों पर प्रभाव पड़ेगा। अगर आपको केवल ऐसा लगता है कि औद्योगिकीकरण, भाई ये बोर्ड खा सकता हूं मैं, आप खुद सोचो, प्यास बुझाने के लिए पैसा खा सकता हूँ, इस मोबाइल फोन को हम खा सकते हैं? नहीं खा सकते। हमारा जो मेन जीविका चलाने के लिए जो चीज जरूरी है, वो रोटी कपड़ा मकान, हमने बचपन से ही सुना है। ठीक है, तो जो पानी है वो एक बहुत ही बेसिक नीड है, किसी भी इंसान की बहुत बेसिक नीड है, और इसको बचाना केवल ऐसा नहीं है कि दुनिया के लिए, एक व्यक्तिगत मूल के तौर पे मैं अपने परिवार के लिए और अपने देश के लिए सोचना हमारी और आपकी जिम्मेदारी है। तो ये केवल मैं बोलने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, इस बात को बुद्धि में भी डालना कि पानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो नालियों में हम लोग कचरा फेंक देते हैं, चलते फिरते हम 5 रुपए का बिस्किट, आपको लगता है कि आपके एक बिस्किट के पैकेट से क्या फर्क पड़ने वाला है? बेटा 150 करोड़ की आबादी है, मल्टीप्लाई करते बैठोगे ना तो 150 करोड़, एक आदमी एक कचरा फेंकेगा ना तो एक बार में 150 करोड़ पिन्नियां फेंकी जाती हैं। तो समझ में आ रहा है? और एक आदमी एक तो फेंकता नहीं है दिन में, ना जाने कितना कचरा फेंकता है। तो एक आदमी के बदलने से ही बदलेगा। सबसे पहले आप तो बदलो, यही सोच के नहीं बदलते कि दूसरा वाला तो कर ही रहा है, मेरे से क्या हो जाएगा। एक बंदा चेंज होगा तो धीरे धीरे सब चेंज होते हैं। लिखा है स्वच्छ मीठे जल को दूषित होने से बचाया जाना चाहिए। यदि पीने का जल उपलब्ध नहीं होगा तो नगरों का विकास, औद्योगिकरण, दोनों पर प्रभाव पड़ेगा।
मानवीय क्रियाकलापों को सुचारू रूप से चलाने के लिए जल की बचत करनी चाहिए और इसे प्रदूषित होने से बचाना चाहिए। आज का मनुष्य पहले की अपेक्षा अधिक जल का प्रयोग करता है, इसकी रक्षा की जानी चाहिए। बहुत अच्छी बात बोली है। आज हम पानी का बहुत ज्यादा उपयोग कर रहे हैं, तो इस चीज को बहुत आपको सोच समझ के इसको रोकना चाहिए। और हमारा जो प्रॉपर इस चैप्टर है, इस चैप्टर को हमने आज यहीं पर समाप्त कर दिया है, भारत का भौतिक भूगोल। अच्छा, इस चैप्टर के अंदर ना मानचित्र से भी क्वेश्चन आते हैं, तो इसी वीडियो के जस्ट बाद एक 10 मिनट से भी कम मिनट की वीडियो में डालूंगा, उस वीडियो को जरूर देखना। जिस वीडियो के अंदर आपको ये बताऊंगा कि इस चैप्टर से जो मैप के क्वेश्चन आने वाले हैं ना, वो मैप के क्वेश्चन को आपको कैसे टैकल करना है, तो उस वीडियो को जरूर देख लेना। इसके बाद ही जस्ट डालूंगा, क्योंकि इस वीडियो के अंदर वो पॉसिबल नहीं था, तो इस वजह से मैंने इस वीडियो के अंदर नहीं किया। उस वीडियो के अंदर प्रॉपर आपको मैप के साथ अच्छे से बताया जाएगा कि उत्तरी अक्षांश, दक्षिणी अक्षांश, ये सारी दक्षांतर रेखा सब हम उसके अंदर पढ़ेंगे। तो प्लीज उस वीडियो को देखना। और इस वीडियो के अंदर हमने सारे क्वेश्चन पढ़ लिए, क्या बोल रहा हूं मैं। बाय बाय, सी यू नेक्स्ट वीडियो।